नमस्ते, शुभ संध्या। भारतीय योग चिकित्सक संघ और उत्तर प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान से चल रही राष्ट्रीय व्याख्यान माला के आज अंतिम दिवस पर हम उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोगों को भी बहुत निश्चित रूप से आप इंतजार भी कर रहे थे कि हमारा सेशन आज का जो अंतिम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अग्रिम दिवस पर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो सभी गणमान्य जनों को एक बार पुनः संध्याकालीन वेला में आपका वंदन और अभिनंदन है। तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही गणमान्य हस्ती, गणमान्य हमारे आदरणीय हमारे भारतीय योग चिकित्सक संघ और योग में अपनी विविध छाप रखने वाले ऐसे हमारे आज के आदरणीय शख्स जुड़े हुए हैं, जिनका आप पोस्टर भी देख पा रहे होंगे। और देश ही नहीं, दुनिया के लगभग जो व्यक्ति योग से जुड़ा हुआ है वह सभी व्यक्ति हमारे आदरणीय सर से परिचित होंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी मीटिंग में, किसी न किसी समारोह में आप उनसे जरूर रूबरू हुए होंगे। आदरणीय सर, आप जुड़ गए हैं क्या? ओके सर, एक बार जी मैं जुड़ गया। जी सर, जी प्रणाम सभी को। प्यारे साथियों, हमारे सर आज जुड़ चुके हैं। आप लोग अपना पेन, डायरी इत्यादि लेकर के यथावत बैठ जाइए। हम इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे। एक बार भगवान शिव को याद करते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। नमस्ते। सभी लोग दोनों हाथों को रब कर लें। ईश्वर के सहज स्वीकार भाव को, आशीर्वाद को अपने ऊपर आत्मसात करें। साथियों, आज हम लोग एक नए विषय के साथ जुड़े हैं, यानी कि आज का जो विषय और आज के हमारे अतिथि, आज के आमंत्रित वक्ता के रूप में हमारे भारतीय योग चिकित्सक संघ के मेंटर, जिनकी परिकल्पना से आज हम सभी लोग आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ऐसे गणमान्य व्यक्ति का परिचय देना मेरे लिए एक सूरज को दीपक दिखाने की भांति ही हो रहा है। निश्चित तौर पर आप लोग समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं आचार्य मुकेश जी की, जो प्रेजेंटली प्रेसिडेंट हैं आदि भारत फाउंडेशन एंड सीओ योगदूतम इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ योगा वेल एजुकेटेड प्रैक्टिशनर्स के। साथ ही साथ हमारे सर भारतीय योग चिकित्सक संघ के मेंटर की भूमिका में हमारे साथ जुड़ अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। देश के लगभग जितने भी सरकारी संस्थान आप जिनका भी नाम जानते हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं। उन कहीं ना कहीं सभी संस्थानों में हमारे सर की एक गरिमामय भूमिका रही है, योग चिकित्सक की भूमिका रही है, जिसमें से इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी आपने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी है। इंडियन एम्बेसीज, इंडियन हाई कमीशन आदि आदि। अगर हम सर का परिचय देने के लिए बैठे तो लगभग 10 से 15 मिनट तो सर का परिचय देने में निकलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को आप अपने अंदर आत्मसात करेंगे। और आज हमारे सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश ही नहीं, कई विदेशों में भी सर ने अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें से कुछ मेरे पास जो डेटा जितना आया है, इसमें से इजिप्ट है, साउथ कोरिया, UAE, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और साथ ही साथ देश के लगभग सभी बड़े प्राकृतिक चिकित्सक केंद्रों में भी
आपने बतौर अपनी सेवाएं दी हैं, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में रही हों या आप वहाँ के एचओडी रहे हों। बेहद फेमस जिंदल नेचर क्योर में भी सर एज ए एचओडी वर्क किए हैं। और तो ऐसे ही गरिमावान व्यक्ति के जिनकी सूर्य की तरह अनुपम छटा है, हमारे आदरणीय आचार्य मुकेश जी। सर, मैं आपको इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ, क्योंकि योग बच्चों में जो योगासन को तीसरा पार्ट है अष्टांग योग का आसन, उसको ध्यान में रखते हुए इस पे काम कर रहा है। तो मैं आमंत्रित करता हूं कि सर आज हमारा विषय है योग के विविध आयाम, उस पर महती प्रकाश डालने की कष्ट करें। आदरणीय आचार्य मुकेश जी, सर स्वागत है आपका भारतीय योग चिकित्सक संघ एवं उत्तर प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन के इस वर्चुअल मंच पर। जी सर। प्रणाम आपको और बहुत बहुत साधुवाद, आपका धन्यवाद। आपने इतनी सुंदर तरीके से परिचय दिया और मैं सब जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हमारे योग दिवस की पूर्व संध्या पर आप लोग आज जुड़ रहे हो और कल हमारा देश ही नहीं, ये दुनिया जो है योग में हो जाएगी। और आप योग प्रेमी हो और जान सकते हो कि प्रेम का मतलब क्या होता है। तो वो शायद कहीं ना कहीं प्रेम की जो जिज्ञासा है, प्रेम का जो कल उसको साक्षात्कार करने का जो एक अवसर है, उसके लिए आप बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय व्याख्यान माला पे जो अंतिम दिवस पर आचार्य विपिन पथिक जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और आप सभी को उत्तर प्रदेश योग आसन जो खेल है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। योग के विविध स्वरूप के योग के स्वरूप क्या हो सकते हैं, हमारे जीवन के क्या स्वरूप है, समझ लीजिए योग के वही स्वरूप है। योग एक कला है, इस आर्ट, तभी तो कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, एन आइडियल वे ऑफ लिविंग। अनुशासन है, ये डिसिप्लिन है। पतंजलि ने शायद सबसे पहली बात जो अपने योग सूत्र में कही है वो यही है, अथ योगा अनुशासनम। अथ का मतलब है कि नाउ, हियर विद, बहुत ऑस्पिशियस एक जीवन में घटने वाला है। अनु एक उपसर्ग है और शासन का मतलब है स्ट्रिक्टली। अगर आप किसी भी चीज को अपने जीवन में स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो वो अनुशासन बन जाता है, नियमित रूप से फॉलो करते हो तो वो अनुशासन बन जाता है। तो योग अनुशासन भी है, संस्कृति है। संस्कृति शब्द में इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि सभी धर्मों का समावेश है इसके अंदर, विविध रूप की बात हो रही है तो सभी धर्मों का, क्योंकि अष्टांग योग 8 अंग, कुछ लोग कहते हैं 8 स्टेप्स, तो ये 8 स्टेप्स नहीं है, ये वो सीढ़ियां नहीं है, ये अंग हैं। हमारे जो हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, इनके बिना हमारे शरीर की पहचान नहीं है। इनके बिना हमारे शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो बाधित होती है। तो ये जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो हैं वो 8 अंग हैं और इनके बिना योग का स्वरूप जो है बदल जाता है। तो संस्कृति इसलिए है कि दुनिया की जो संस्कृतियां जितनी भी हैं उसमें नियम आपको जरूर मिलेंगे। दुनिया का कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी सभ्यता हो, उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सारी जो यम नियम हमारे योग के बेस में पहले रखे गए हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। योग विज्ञान भी है। विज्ञान इसलिए है कि ये शरीर और मन का जितनी गहराई से अध्ययन करता है, शायद दुनिया में इस तरह की स्टडी कहीं नहीं हुई है, क्योंकि ये हमारे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर और आत्म शरीर को छूता है। अगर हम तैत्तिरीय आरण्यक की बात करें तो पंचकोश की बात वहां बताई गई है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश,
मनोन्मय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो ये जो 5 कोष हैं वो लेयर्स हैं हमारे उस शरीर पर, हमारी आत्मा पर। तो हर एक अंग को छूता है। तो ये एक ऐसा विज्ञान है, और शायद शायद दुनिया में आज तक इस तरह का विज्ञान की स्टडी ही नहीं हुई है कि जो आपके रूट कारण को छू ले। प्रकृति से हम पैदा हुए हैं, हमारे जो पंच तत्व हैं उनको छूने वाला विज्ञान नहीं है, उनको डायग्नोस करने वाला विज्ञान शायद अभी तक नहीं बन पाया है। तो क्यों, इसीलिए हम कहते हैं कि आज योग को विश्व में मानव जीवन के स्वास्थ्य के साथ साथ उसको तनाव मुक्त, आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार का एक बहुत ही सशक्त माध्यम माना जाता है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में सांस और दिमाग को, मस्तिष्क को एक साथ जोड़ती है, हमारी शरीर के अंगों की गतिविधियों और हमारी सांसों को नियंत्रित करती है। अगर आप योग करेंगे तो इसके जो अनंत लाभ हैं, इसकी जो सीमाएं हैं वो कह नहीं सकते। मतलब जितना आप अभ्यास करते जाओगे उतना ही आप और उन लाभों को प्राप्त करते जाओगे। लेकिन इसके लिए हमें कुछ योग ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। अगर हम बात करें पतंजलि योग सूत्र की, जिसकी रचना लगभग 5000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है, महर्षि पतंजलि ने लिखा था। योग भाष्य वेद व्यास ने लिखा है। तत्व वैशारदी जो है वाचस्पति मिश्र का ग्रंथ है। योग दर्शनम स्वामी सत्यव्रती जी का है। योग सूत्रवृत्ति आचार्य नागेश भट्ट ने लिखा है। भोजव्रती राजा भोज का है। हठ प्रदीपिका स्वामी स्वात्मा राम की है। तो ये जो ग्रंथ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इनको पढ़ा, योग याग्लब ने लिखा है, सूत्रवृत्ति गणेश बाबा ने लिखी है, योग वशिष्ठ, भैरण्य संहिता, गौरच शतक, ये जो ग्रंथ हैं इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि योग के स्वरूप तो बहुत पहले से ही बताए गए हैं। हठ योग एक एक स्वरूप है योग का। इसके द्वारा हम हा और ठा, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के अभ्यास पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। हा और ठा, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इड़ा और पिंगला के द्वारा जब प्राण को हमारे सुषुम्ना में प्रवेश कराया जाता है तो हम चेतना के बहुत निकट पहुंचते हैं। इसमें बहुत सारी मुद्राएं हैं, बहुत सारे आसन हैं, और सांस की शारीरिक मुद्राओं की जो क्रियाएं हैं उनके बीच में संतुलन बनाना, और क्रिया योग, राजयोग, कर्म योग, ये सब विविध प्रकार हैं, विविध स्वरूप हैं। तो हठ योग में आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंद, जितनी सारी ये जो परिकल्पनाएं हैं हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में की हैं, उनकी रचनाएं की हैं, उनके बारे में बताया है। तो हठ योग एक योग का बहुत विस्तृत स्वरूप है। आज अगर हम देखें दुनिया में तो ये हठ योग ही प्रचलन में सबसे ज्यादा है। यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में हठ योग सबसे ज्यादा प्रचलन में आया। वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन ऐसी थी कि उन्हें इससे काफी लाभ हुए। उन्होंने रिसर्च की, और रिसर्च करने के समय उन्हें ऐसा लगा, मॉडर्न जो रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने इस विषय के ऊपर रिसर्च की, चर्चा की, तो उन्हें ऐसा लगा कि आसनों को करने से, प्राणायाम को करने से हम बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये हठ योग आज की डेट में देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, मॉडर्न एरा में देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है, सबसे ज्यादा इसको प्रसिद्धि मिली है। हालांकि योग का जो जन्म है वो राजयोग से होता है। राजयोग और हठ योग एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, और ये दो सबसे पुराने आयाम हैं, सबसे पुराने योग के स्वरूप हैं। हठ योग के बिना राजयोग अधूरा, और राजयोग के बिना हठ योग अधूरा। तो हठ योग में हम अपनी शरीर की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से
उस स्थिति तक पहुंचते हैं। नादानुसंधान जो है हमारा, वहां तक हम उस अचीवमेंट तक पहुंचते हैं। ऐसे ही दूसरा जो स्वरूप है उसकी हम जो बात कर रहे हैं वो है राजयोग। तो हठ योगी जो अपने शरीर के माध्यम से आसन, प्राणायाम, मुद्राओं, नादानुसंधान तक पहुंचते हैं, तो राजयोग में वही जो एक तरीका है अष्टांग योग का, जिसे पतंजलि जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है कि यम नियम आसनों से लेकर के समाधि तक, समाधि, समाधौ, समाधान के टोटल सॉल्यूशन है हमारे इसका जीवन का, वो समाधि है। सारी व्याधियां जहाँ खत्म हो जाए वही समाधि है। तो इसमें 8 अंग बताए हैं, जिसमें यम नियम तो है ही, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो ये 8 अंग ऐसे हैं कि इनके बिना ये जो स्वरूप है ये भी आजकल बहुत प्रचलन में है। हठ योग और राज योग जो है पूरी दुनिया में योग के ये जो फॉर्म्स हैं, very popular all across the globe, and most of the practices are well accepted, well adopted by the people of this global family। और अगर हम देखें कि विश्व के पटल पर पतंजलि और हठ योग का जो सबसे ज्यादा इनको लोगों ने पसंद किया है, इनके विचारधारा को, इनके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको, तो वो आज हमें वहां तक पहुंचाते हैं। शायद इंटरनेशनल योगा डे में यही सारी चीजें जो हैं यूनाइटेड नेशंस ने भी रिकमेंड की हैं कि आप इस तरह से योग करें। तो तीसरा आता है, जो 3 फॉर्म्स हैं योग की, वो हैं गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ये 3 फॉर्म्स जो हैं, 3 स्वरूप जो हैं थोड़ा अलग से मिलते हैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के अंदर। राजयोग के बाद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग का मतलब है पाथ ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान के द्वारा मुक्ति तक पहुंचना, इमेंसिपिएशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ज्ञान योग वैसे तो बड़ी कठिन शाखा है, कठिन प्रारूप है योग का। इसमें अपने इंटेलेक्चुअल जो माइंड है या लेवल है उसको सबसे ज्यादा विकसित किया जा सकता है ज्ञान योग के द्वारा। हम ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट बन सकते हैं थ्रू प्रैक्टिसिंग दिस ज्ञान योग। ज्ञान योग मुख्य रूप से हमारी जो इंटेलेक्ट लेवल है उसका मार्ग प्रशस्त करता है। जितने कहा भी गया है कि अगर बुद्धि आपकी चेतना के साथ जुड़ती है तो मन के सारे जो अंधकार हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसे ही कर्म योग, कर्म योग का मतलब है पाथ ऑफ एक्शन, मतलब कर्म के द्वारा। कर्म योग में थोड़ा सेवा भाव ज्यादा रहता है कि आप कितना दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और सेवा से भी मुक्ति होती है। बहुत सारे आप फिलोसफीज हैं उसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि जैसी हम सेवा करेंगे वैसी मेवा मिलती है। और इस सेवा के द्वारा हम अपने जो पिछले जन्म हैं, उनके कर्म हैं या उनके जो फल हैं, चाहे वो प्रारब्ध हो, चाहे वो हमारा क्रियामान हो या संचित कर्म हो, उनको हम ठीक और बेहतर बना सकते हैं कर्म के द्वारा। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद आपके साथ रहती है। तो आपके साथ अगर कुछ चीज जाएगी इस संसार से, इस भौतिक या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, वो है कर्मा। तो कर्मा को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि पूरा जो गीता की थ्योरी है द लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर ही सबसे ज्यादा रिवॉल्व करती है। तो ये कर्म योग बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण योग का प्रारूप है, योग का स्वरूप है। और इसके बाद आता है भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन, पाथ ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान योग, पाथ ऑफ एक्शन
मतलब आपका जो रास्ता है वो कर्म का है, और भक्ति के द्वारा भी मुक्ति संभव है। भक्ति का मतलब है कि ईश्वर परिधान। बहुत बहुत बार पतंजलि योग दर्शन में इस बात का जिक्र हुआ है, ईश्वर परिधान द्वा, ईश्वर परिधान के द्वारा भी क्या हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गॉड इज द सेफ्टी केस ऑफ द यूनिवर्स। जो ईश्वर है इस संसार का सुरक्षा कवच है। और जब आप ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो आप उसकी कस्टडी में चले जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो दुविधाएं हैं आज के दौर की वो है इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है आज के दौर में। किसी चीज से लेकर के किसी को भी इनसिक्योरिटी हो सकती है, असुरक्षा की भावना हो सकती है। तो ऐसे में ईश्वर परिधान या जो भक्ति है, डिवोशन है, बहुत सारे उसके द्वारा जिस जिस डाइटी में आपके बिलीफ हैं, आपकी आस्था है, आपकी भक्ति है, उसके प्रति अगर आप सरेंडर हो जाते हो देन यू विल बी इन द कस्टडी ऑफ गॉड। आप उस ईश्वर के विशेष सुरक्षा कवच में आ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर का जो सुरक्षा कवच है वो पूरे यूनिवर्स का सुरक्षा कवच है। कहने का मतलब ये है, गॉड इज द सेफ्टी केस ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, एंड वंस यू आर सरेंडर टू गॉड यू विल बी द सेफेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। आप इस धरती पर सबसे सुरक्षित होंगे और पूरी तरह से सरेंडर हो। सरेंडर होने का मतलब ये नहीं है कि मन में सोच लिया कि मैं ईश्वर के प्रति जो है समर्पित हूँ। मन से, वचन से, कर्म से, इंटरनली, फिजिकली आपको लगे कि आपका जो जितने भी नाम, डेफिनेशन, डेजिग्नेशन, डेस्टिनेशन सब कुछ भूल करके, क्योंकि जब तक ये आपके साथ जुड़े रहेंगे आप समर्पित नहीं हो सकते। कहीं किसी से नाम जुड़ा है, किसी से पद जुड़ा है, कहीं प्रतिष्ठा जुड़ी है, तो यही चीजें हमें इनसिक्योरिटी पैदा करती हैं। हमारा नाम, कहीं हमारे नाम को ऐसा ना हो जाए, कहीं हमारे इसको वैसा ना हो जाए, तो इन्हीं से हम इनसिक्योरिटी, हमारे पद में कहीं कोई कमी ना आ जाए, प्रतिष्ठा में कोई कमी ना आ जाए। तो ये जो इनसिक्योरिटी वाली चीजें हैं, आप ये सारे जो कवच हैं उतार करके जब ईश्वर के प्रति समर्पित हों और पूरी तरह से हों तो फिर आपको सिक्योरिटी मिलती है। और जैसे सिक्योरिटी मिलती है आपके अंदर जो डिवोशन है वो बढ़ता चला जाता है। भक्ति, आप कीर्तन, मंत्र, चांटिंग और भक्ति में इस तरह से ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे ग्रंथों में, हमारे प्राचीन जो स्क्रिप्चर है उसमें, कि भक्ति के द्वारा प्रहलाद ने या मीरा हैं, बहुत सारे हैं कि जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। तो ये चीजें हमें हमेशा समझनी चाहिए कि दो जो रूप हैं योग के वो मुख्य हैं, राजयोग और हठ योग। और गीता में जो है वर्णित हैं 3 प्रकार के योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अब इसके बाद जो बात आती है, 3 तरह के और योग हैं जो हठ ट्रेडिशन से ही और भक्ति ट्रेडिशन से मेल खाते हैं। जैसे तंत्र योग, तंत्रास जो थे वो वेदों का ही हिस्सा है। तंत्र कहते हैं एक इंजीनियरिंग को, एक तकनीक को, एक तांत्रिकी आप समझते हैं, तांत्रिकी, तांत्रिकी, यांत्रिकी। तो ये यंत्र तंत्र जो होते हैं इंजीनियरिंग है। पुराने जमाने में इस तंत्र का थोड़ा दुरुपयोग हुआ था। जब देवताओं और असुरों के युद्ध होते थे तो वो इन तंत्र के माध्यम से असुर भी बहुत बलशाली हो जाते थे और देवताओं को परेशान करते थे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों से ये जो तंत्र हैं हाइड कर दिए और उन्हें कथाओं में,
महाकाव्यों में जैसे महाभारत है, रामायण है और हमारी जातक कथाएं हैं, उनमें रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे इससे किसी का विनाश हो। तो ये जो तंत्र योग है वो गुरु शिष्य परंपरा पर निर्भर है। गुरु के द्वारा अपने शिष्य को ज्ञान के रूप में दिया जाता है। हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई बहुत बड़ी पब्लिकेशन या किताबें नहीं छपी हैं। बिल्कुल, जैसे ब्रह्म मुद्रा है वो तंत्र योग की ही एक अभ्यास है, लेकिन आप अगर किसी योगा टेक्स्ट में देखेंगे, किसी भी पुराने योगा टेक्स्ट में ब्रह्म मुद्रा ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो तंत्र योग का जो मूल आधार है वो हमारे 7 चक्र हैं, और इन 7 जो चक्रों से हम अपनी कुंडलिनी को कैसे जागृत करें। जो सरपेंट पावर है हमारी, जो इट इज लाइंग इन द डोरमेंट स्टेज ऑफ मूलाधार चक्र, जो हमारा मूलाधार चक्र है, रूट ऑफ द स्पाइन, बिल्कुल वहां पर कुंडलिनी या जो सरपेंट पावर है वो प्रसुप्त अवस्था में रहती है। और जैसे ही इड़ा और पिंगला के माध्यम से हम सुषुम्ना में एक निश्चित रेशियो के साथ, कुंभक के साथ, बंधों के साथ उसमें प्राण का संचालन करते हैं, प्रवाह करते हैं लंबे समय तक, तब वो कुंडलिनी जो है स्टिमुलेट होती है। मूलाधार से वो हमारे इस स्वादिष्टान चक्र जो सेंटर ऑफ द पैल्विक में स्थित होता है, और उससे ऊपर ये जो हमारा नाभि चक्र है वहां पर आती है, और नाभि चक्र से ऊपर ये हमारा अनाहत चक्र है, यहाँ विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और ये सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र हमें डिविनिटी से, दिव्यता से जोड़ता है, कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ता है। तो ये तंत्र उस सरपेंट पावर के फैलाव के ऊपर पूरा है, पूरी एक साधना है। और जब हम यहाँ कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तब कहते हैं कि आप अपने आप को ब्रह्म में लीन कर चुके हो। कुंडलिनी की जागृत अवस्था का मतलब यही है कि ब्रह्म में लीन हो जाना। तो ये तंत्र योग है। तंत्र योग नहीं आजकल देखने को मिलता है। वेदों के जो 4 थे, ब्राह्मण, आर्य, आरण्यक, ऋचाएं थी, उपनिषद थे, इन इनका तो वर्णन हर जगह है, और कुछ कुछ उपनिषदों में कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिलता है, मगर तंत्र को ऋषि मुनियों ने हटा दिया क्योंकि इसकी दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। और योग में हठ योगी, विशेष रूप से जो मत्स्येंद्र नाथ परंपरा के जो योगी हैं, या नाथ परंपरा के योगी हैं, कनफटा परंपरा के योगी हैं, वो तंत्र योग पर सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया। मगर लिटरेचर कुछ हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो योग का एक स्वरूप ये भी था उस समय, मगर आजकल ये बहुत प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इसके जो है ग्रंथ नहीं है, इसका जो पब्लिकेशन नहीं है, लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, बहुत कम मिलता है, और जितना मिलता है वो पूरा नहीं है, अपूर्ण है, क्योंकि वो हटा दिए गए थे हमारे प्राचीन ग्रंथों से। अब इसके बाद उसी से मिलता जुलता है मंत्र योग। मंत्र का मतलब है किसी विशेष मंत्र के निरंतर और नियमित जाप करने के माध्यम से या करते रहने से कर्म बंधन से मुक्ति हो जाने की प्रक्रिया मंत्र योग कहलाती है। मन नाथ त्रायते इत मंत्रा, मतलब यह है वह शक्ति जो मन को बंधन से मुक्त करे, वही मंत्र है। मंत्र हमारे शरीर में एक तरह से कंपन पैदा करते हैं, वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। और अभी कुछ साल पहले नासा की एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि जो ओम रिसाइटेशन आप करते हो, आ मंत्र, देखिए किस तरह से हमारे चक्रास को स्टिमुलेट करते हैं। आ साउंड कम्स फ्रॉम नाभि चक्र, हमारा जो ये नाभि चक्र है वहां से हमारी जो है ये आवाज आती है आ। आ जब हम बोलते हैं तो मुख जो है खुल जाता है, मतलब दुनिया की पहली जो शब्द है वो आ है। किसी भी भाषा में लो, चाहे वो हिंदी हो,
चाहे वो अरबिक हो चाहे वो अंग्रेजी हो, मुख खुलता है तो आ सबसे पहला शब्द है। और माँ, माँ जब आप उच्चारण करते हो तो मुख बंद हो जाता है और उसके वाइब्रेशंस यहाँ होते हैं। पेट से लेकर के मस्तिष्क तक जो कंपन है, हमारा नाभि चक्र से लेकर के हमारे सहस्रार चक्र तक का, और ऊ हमारे विशुद्धि चक्र का। तो आ उ म, जब तीनों को मिलकर के ओम का उच्चारण करते हो तो इसका मतलब है कि दुनिया की सारी भाषाएं होठ खुलने से लेकर के होठ बंद होने तक ही हैं। आप जो कुछ भी बोलते हो, जो कुछ भी वार्तालाप करते हो, दुनिया का कोई भी जीव वार्तालाप करता है ओम की परिधि में ही करता है, आ और माँ के बीच में ही होता है, और यही ओम है। अगर आप देखें जितने भी मंत्र हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम इसके पूर्व में है ओम भूर्भुवस्वः, ओम सहना भवतु, ओम गौरी मिमाय सलिला निसच्चेत्पदी द्विपदी। आप देखेंगे तो ओम बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम हम हनुमतये नमः। तो ये जो मंत्र हैं बड़ी शक्ति है इनके अंदर। ये हमारे मंत्र जो हैं शब्दों के उच्चारण से इस वातावरण में जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो फ्लो है, उससे आपको जोड़ देती है। तो ये मंत्र योग, ये जो एक और स्वरूप आपको देखने को मिलता है योग का, वो मंत्र योग है। लेकिन कितना योग हम सिखाते हैं इस दुनिया में, इस समाज में लोगों को वो, और ये हर व्यक्ति की विशेष इच्छा के ऊपर है कि वो किस रास्ते से जाना चाहता है। मुक्ति के बहुत सारे रास्ते हैं। ये जो रूप हैं, स्वरूप हैं योग के, ये उन बंधनों से मुक्ति, उन दुखों से मुक्ति, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला जो रियलाइजेशन हुआ था उन्हें, तो एक ही चीज उन्होंने डिस्कवर की थी, दुख है। आपने अगर देखा हो 4 नोबल ट्रुथ, आर्य सत्य जो उन्होंने डिस्कवर किए थे, तो दुख से मुक्ति, सफरिंग, तो उससे मुक्ति के लिए ये एक और प्रारूप है मंत्र योग। अगर कोई व्यक्ति हठ योग नहीं कर पाए, राजयोग नहीं कर पाए, तो इस रास्ते से जा सकते हैं। अब है लय, लय योग। लय योग ब्रह्मांड के साथ अपनी कनेक्टिविटी को, ब्रह्मलोक। लय योग में ऐसा माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। जब आप चेतना के बहुत करीब पहुंचते हो, when you become more conscious, more aware, and when you falling deeper inside with the true consciousness, and there is a ब्रह्मलोक। जितने ग्रह मंडल हैं, सूर्य लोक हैं, तारा मंडल हैं, सौर मंडल हैं, उसी तरह हमारे मस्तिष्क के मध्य में स्थित ब्रह्मरंध्र है। ओम स्तवन आपने पढ़ा होगा, सोहम जपते जपते पहुंचो 10वें द्वारा। तो वो 10वां द्वार क्या है? ब्रह्मरंध्र से वो द्वार। और आंखें बंद करके जब अपना संपूर्ण ध्यान ब्रह्मरंध्र पर केंद्रित करके ब्रह्म में लीन हो जाते हो, तो ये जो प्रक्रिया है वो लय योग कहलाती है। शांत स्थान पर आपको बैठना है। सिद्धासन सबसे अच्छा आसन है, मतलब ध्यान का आसन। वैसे 3 तरह के आसन हैं, मेडिटेटिव, रिलैक्सेटिव और फिजिकल या शरीर संवर्धनात्मक। तो उसमें ध्यान के लिए सिद्धासन और पद्मासन सर्वोत्तम आसन है। तो सिद्धासन में बैठ करके आंखें बंद करके मस्तिष्क के बीच में ध्यान लगाइए, भ्रुकुटी मध्य, अपनी दोनों पलकों के बीच में, और मस्तिष्क में जो अंधेरा नजर आता है उसमें उजाले को प्रकट होने दें। आनंदित होकर के सांसों के आवागमन को महसूस करें। जस्ट क्लोज योर आईज एंड बी कॉन्शियसली अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी इनकमिंग एंड आउट गोइंग ब्रेथ। हर आने और जाने वाली श्वास के ऊपर निरंतर ध्यान हो, बिल्कुल अपलक, विदाउट ब्लिंकिंग एनी आईज, माइंड और सेंस।
मस्ट बी वेरी स्टडी। और जब इस तरह से आप करते हैं तो धीरे धीरे आप बाहर से विड्रॉ होते जाएंगे, पूरी तरह से विड्रॉ होते चले जाएंगे। और अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, आपने महर्षि पतंजलि का ये सूत्र जरूर पढ़ा होगा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हर चीज, उन सारे द्वंद्वों का, सारे इनका निरोध होता है, कंप्लीट सीज हो जाते हैं। तो जैसा जैसा प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी, अंदर की ओर आप बाहर से अलग होते चले जाएंगे। आप कहीं से डिटैच हैं, इसीलिए आज हमारे साथ अटैच हुए हैं। तो ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट इसीलिए बनता है कि कहीं से आप अगर जुदा होगे तो कहीं तो मिलोगे। और ये जुदा होना मिलना, कहीं से दूर होना और कहीं से मिलना, यही तो अभ्यास वैराग्य है। बुरी चीजों से आप दूर हो जाओगे तो अच्छी चीजों से जुड़ जाओगे। तो आपका ये अभ्यास और वैराग्य, और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप बाहर से, स्थूल से, एक्सटर्नल से बिल्कुल अलग होते चले जाओगे, मेटेरियलिस्टिक से अलग होते चले जाओगे, आप बहुत स्पिरिचुअल होते चले जाओगे। तो ये एक तरीका है। और लय योग का, इसके बाद आता है नाद योग, एक और स्वरूप है योग का, नाद योग। इसमें शरीर के अंदर एक नाद उत्पन्न होता है और उसको सुनने की कोशिश की जाती है और उस नाद का अभ्यास किया जाता है। योग में सिद्धि पाने का एक बहुत ही आसान तरीका है नाद योग। नाद, नाद का वही है जिस तरह से एक जो स्वर है, जो हमारे लगातार किसी एक चीज पे बमबारी करना, बमबारी करने से वहां की सारी चीजों को हटा देते हैं। जितने भी मेंटल सरफेस पे all the functional modifications of the mind which are appearing on your mental surface immediately will disappear, and you will be very close to the inner consciousness or inner bliss or inner contentment। तो ये नाद है। और इसके बाद आगे तो फिर लोगों ने बहुत सारी शाखाएं बना दी। यूरोप में तो योग के पता नहीं, हॉट योगा बन गया, कुंडलिनी योगा। कुंडलिनी योगा बहुत पुराना था, मगर आज की तारीख में देखो तो लोग खड़े होकर के ब्रीदिंग करवाते हैं, सर्पासन में ब्रीदिंग करवाते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग जो पोजीशंस है उसमें कपालभाति करवाते हैं, मर्जरी आसन में कपालभाति करवाते हैं। तो उन्होंने उसके स्वरूप को थोड़ा सा बदला है। ऐसे ही हमारे यहाँ जो गुरु अयंगार हुए, उनका पूरा फिजिकल था, प्रॉप्स के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। बहुत सारे योगा के चेयर, योगा के प्रॉप्स बनाए और उनसे योग को उन्होंने कराना शुरू किया। और इस तरह का जो ट्रेंड था, इस तरह की जो योग का स्वरूप था या योग का जो एक फॉर्म था, बाहर के लोगों को बहुत पसंद आया और उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी, लाइट ऑफ योगा, प्राणायाम के ऊपर अपने अपने वो दिए। इस प्रकार है योग में मुद्राओं को सही रखने के लिए, जैसे बेल्ट है, ब्लॉक है, तकिया है, ब्रेक्स हैं, इन सब का उपयोग सबसे पहले हमारे जो योग गुरु हैं वीकेएस अयंगार जी, उन्होंने शुरू किया था। और उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि शरीर को बहुत फ्लेक्सिबल बनाना, बहुत संतुलित करना, बहुत, लेकिन पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। तो यहाँ थोड़ा सा दोनों के प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं वो मिलता है। और ऐसे ही पावर योग, पावर योग कुछ भी नहीं है, कुछ आसनों को कैटेगराइज करके एक ग्रुप बना करके और उसे यूरोप में ट्राई किया और लोगों को बहुत पसंद आया। जो शरीर की जो एक्सटर्नल जो स्ट्रेंथ है, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, इनको बहुत स्ट्रेंथन करना है। और ये ट्रेंड जो है, वहाँ क्लाइमेटिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि वो ठंडे देश में रहते हैं और पावर योगा जो है वहाँ, हॉट योगा जो है बहुत पॉपुलर है। वहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हैं 42 डिग्री सेल्सियस में थोड़ा करके। और योग, क्योंकि वहाँ स्वेटिंग तो होती नहीं है। और आपने देखा होगा कि फॉरेनर्स को अगर समुद्र का किनारा मिल जाए तो वो काफी देर तक सनबाथ लेते हैं। तो अपनी उस शरीर को हाइड्रेट करने के लिए या पसीना को निकालने के लिए
इस तरह के उन्होंने प्रयोग किए हैं। विक्रम चौधरी जो है यूनाइटेड स्टेट लॉस एंजलिस में, उन्होंने एक और नई फॉर्म को इजाद किया, उसको जन्म दिया, वो था विक्रम योगा। तो अभी तो विक्रम योगा भी यूएस में बहुत है, इसे हॉट योगा भी कहा जाता है। इसमें लगभग एक सेट है 26 आसनों का, और 26 आसन जो है एक के बाद एक करके परफॉर्म करते हैं। और एक फूड जो है उसको भी इन्होंने जोड़ा है कि इस तरह का खाना पीना योग के साथ होना चाहिए। तो वहाँ इस तरह का जो पद्धति है बहुत प्रचलन में आई है। इसके साथ साथ एक और जो फॉर्म है योग का, जो स्वरूप है, विन्यास योगा फ्लो, एक ही फ्लो में। और ये भी यूरोप में डेवलप हुआ है। 1980 का जो डेकेड है या दशक है, उसमें ये इंस्पायर है अष्टांग योग से। और इसमें बैलेंसिंग बहुत ज्यादा होती है, टोनिंग बहुत ज्यादा होती है, और शायद विन्यास फ्लो से पिलाटेस है, जुम्बा है, इस तरह की चीजों का जन्म हुआ है। तो मैं बस यही कहूंगा कि योग के ये बहुत सारे स्वरूप हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्वरूप हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया। व्हेन आई वाज इन बाली आई हैव सीन वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ योगा। और मैं बस यही कहूंगा कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तन और मन से संबंध बनाया जाता है योग में, जहाँ तक मुझे लगता है। और योग की गहराई को जानने के लिए योग का जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। योग से अगर मन की एकाग्रता न बढ़े, आपके मस्तिष्क को आराम न मिले, तो वो योग नहीं हो सकता। बीमारियां और ये सारी चीजें जो हैं, अभी मॉडर्न साइंस ने डिस्कवर किया है कि अगर आप इन्हें नियमित रूप से करते हो तो बहुत सारे जो गंभीर रोग हैं उनसे बच सकते हो, उनके संकट को कम कर सकते हो। क्योंकि योग का अभ्यास आपके मन के ऊपर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। आपके एडिनल ग्लैंड के ऊपर, आपके ब्रेन के अंदर कॉर्टिसोल लेवल का भी बनना जो है योग के माध्यम से कम देखा गया है। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है। हमारे जीवन चक्र यानी कि जो लाइफ स्पाइन है उसमें काफी सुधार होता है। मतलब ये है कि इफ यू प्रैक्टिस योगा यू कैन ऐड फ्यू मोर हेल्दी एंड हैप्पी इयर्स इनटू योर लाइफ। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बेहतर होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, मानसिक शक्ति है उनका विकास होता है, आपकी जीवन शैली जो है बेहतर हो जाती है, आपकी जो फिटनेस है वो अच्छी रहती है, निरोगी काया है, आप क्रिएटिव बहुत हो जाते हैं। अगर आप मन आपका बहुत शांत है और बहुत एक्टिव है, पीसफुल है, तो बहुत सारी चीजों को करने का मन करता है। तो क्रिएटिविटी एक साइन है कि यू आर हैप्पी एंड यू आर हेल्दी। हेल्दी बहुत सारे लोग हैं, मगर हेल्दी रहते हुए हैप्पी फील करना, आप स्वस्थ हैं खुश नहीं है, तो उस स्वस्थ रहने का क्या मतलब है। आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, खुश रहना बहुत जरूरी है। इन एनी कंडीशन यू हैव टू बी वेरी हैप्पी। तो ये चीज बहुत है। मानसिक शांति बहुत इम्पोर्टेंट है। सहनशीलता, मतलब हमारे यम नियम में ये चीज बताई गई है कि ये सहनशीलता बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पेशेंस बहुत होना चाहिए। जो लोग नशा करते हैं उनसे अगर हमें मुक्ति मिल जाए, हमारी सोच अच्छी हो जाए, इमोशनल रूप से, या हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शन है, हमारी जो भावनात्मक स्तर पर हम थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएं, हमारी शारीरिक क्षमताओं का ठीक से विकास हो, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, स्ट्रेस दूर रहे, हमारा डाइजेशन ठीक रहे, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, नींद बेहतर तरीके से आए, और लाइफ स्टाइल के जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे डायबिटीज है, अस्थमा है, माइग्रेन है, बैक पेन है, इस तरह की चीजें हैं, उनसे हम दूर रह पाए, तो ये तब तो योग है। एक कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें कि छोटे बच्चों को बहुत जटिल आसन कभी नहीं कराने चाहिए। कुछ लोग जो हैं बच्चों को ग्रैंड मास्टर बना देते हैं कि ये जो है नहीं कराने चाहिए जब तक आपका शरीर पूरी तरह से परिपक्व हो जाए। कुछ टोनिंग कराएं, स्ट्रेचिंग कराएं,
स्पाइन के कराएं, लेकिन बहुत जटिल आसन न कराएं। इससे शरीर का जो है टोर्सो खराब होता है, बॉडी शेप जो है बच्चों का जो है दूसरी डायरेक्शन में हो जाता है। योग अभ्यास करने वाले लोगों को धूम्रपान या अल्कोहल है, इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। योगा आसन जो लोग करते हैं, योगा करते हैं, शरीर को पूरा आराम जरूर देना चाहिए। महिलाएं जो हैं जिनको पीरियड्स के समय में बहुत भारी आसन न करें, विशेष रूप से जो पेल्विक फ्लोर के पोस्चर्स हैं वो नहीं करने चाहिए। हल्के फुल्के आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग के कुछ व्यायाम कर सकते हैं। और गर्भावस्था के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आप कुछ आसन कर सकते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो किसी योगा जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी नज़र में, उनके गाइडेंस में, उनके सुपरविजन में करें। और अपना जो आसन है, योगा मैट है, वो साफ रखें जरूर। बहुत सारे लोग जो हैं महीनों तक योगा मैट को साफ नहीं करते, ये मैंने देखा है। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि चाहे वो कपड़े का है, चाहे वो रबर का है, उस योगा मैट को जरूर साफ रखिए। जिन लोगों के बाल बहुत लंबे हैं और वो योगा कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा बांध लें, खुले बाल बिल्कुल न रखें। इससे भी बहुत सारे जो हैं बीमारियों का फैलने का डर रहता है, जैसे डेंड्रफ है या कोई इनको इन्फेक्शन है, या जहाँ योगा कर रहे हैं वहाँ बाल फैल जाते हैं। और जहाँ आप योगा कर रहे हैं उस जगह को जरूर देखें कि वो साफ सुथरी है और वहाँ वेंटिलेशन है। मैंने अक्सर देखा है बड़े शहरों में जहाँ मैं खुद रहता हूँ कि मोस्टली 80% जो योगा हॉल्स हैं वो बेसमेंट में है, न हवा आती है न धूप आती है। तो ऐसी जगह का चयन करें जहाँ हवा और धूप हो। और पीने का पानी हमेशा अपने साथ रखें। जब आप योगा करें तो यू मस्ट हैव टू हैव वाटर विद यू। और 3 चीज़ों को हमेशा याद रखें। समय बहुत कम है, आज मेरे 3 सेशन थे तो 10 मिनट मैंने लेट ज्वाइन किया है। 9 बजे 9:10 पे एक और सेशन होगा, फिर कभी आप लोगों से मुलाकात होगी। तो मैं बस चलते चलते यही कहना चाहता हूँ कि हवा, पानी और खुशी, दोस्तों इससे भी तो बदल सकती है जिंदगी। हवा और पानी हमारे शरीर की बेसिक बुनियाद है, इसे शरीर को जरूर मिलना चाहिए और मन को खुशी जरूर। तो दिन में 3 बार 8 से 10 लंबी सांसें लीजिए। दिन में 3 से 4 बार जरूर मुस्कुराइए और दिन में 3 से 4 बार पानी पीजिए। और ये जरूर करें, इसको अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये 3 चीजें अगर आप सच्चे साधक हैं, योगी हैं, तो दिन में कम से कम 3 से 4 बार लंबी गहरी सांसें लें। और श्वास लेते समय एक चीज का ध्यान रखें, जब आप श्वास लें आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, चेस्ट है, आपका जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, डायफ्राम अंदर की तरफ आए और चेस्ट को पूरा ऊपर उठाओ, फुलाओ, एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, ठीक उसी तरह, जिससे कि आपके लंग्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। क्योंकि ऑक्सीजन ही एकमात्र ऐसा कंपोनेंट है जो सीधा आपके ब्लड में जाता है। आप जो कुछ भी खाओ, आप चाहे बादाम खाओ, आप चाहे जूस पियो, आप चाहे अच्छी से अच्छी चीज ले आओ, इतनी जल्दी ब्लड तक नहीं पहुंचेगी। मगर ऑक्सीजन पूरी भरो, और इतना भरो कि आपका छाती पूरी फूल जाए एक गुब्बारे की तरह से, लेकिन एक रिदम हो, उसमें एक लय हो, एक ताल हो। सो ट्राई टू हैव वेरी लॉन्ग डीप प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन जॉयफुली। ऐसा नहीं है बहुत टेंशन में होकर के सांस ले रहे हो, कभी लोग बहुत टेंस होकर के सांस ले लेते हैं जल्दी में, ऐसा नहीं करना। खुश होकर के चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कुराहट रखो। और जब चेहरे पर मुस्कुराहट रखोगे, मैं एक ही बात कहता हूँ, 1000 गम सही जिगर में, मगर खुशी इस बात की रखिए, आप अपने होठों पर किसी और की नहीं, अपनी हंसी रखिए। आपके चेहरों पर अगर आपकी हंसी होगी तो वो आपकी ताकत होगी। और जिस दिन आपको लगे कि मन नहीं लग रहा, दुखी हैं, टेंशन में हैं, मुस्कुराइए, अपने आप में मुस्कुराइए, सब कुछ बदल जाता है।
कितने भी बड़ा दुख हो, एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक छोटी सी सूरज की रोशनी कितने बड़े अंधेरे को खत्म कर देती है। और ईश्वर ने आपको जो मुस्कुराहट दी है, कब से नहीं मुस्कुराए हो? कभी दिल से मुस्कुराओ, कभी अपनों के साथ मुस्कुराओ, कभी अपने पति की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराओ, कभी बच्चों की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराओ, कभी जीवन साथी के सामने खड़े होकर मुस्कुराओ, कभी ऐसे दोस्त के सामने मुस्कुराओ, दिल से मुस्कुराओ। और एक बार आप ये मुस्कुराहट का सिलसिला चालू कर दोगे, इससे बेहतर योग और क्या हो सकता है। आज मुस्कुराहट खो गई है, लोग अपने मोबाइल पे सुबह शाम बैठे हैं, पता नहीं कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। बिलीव मी, दे डोंट अर्न सिंगल पेनी, दे आर वेस्टिंग जीवन का सबसे बड़ा समय जो है खर्च कर रहे हैं विदाउट अर्निंग अ सिंगल पेनी। तो खुशी तो कमा सकते हो, मोहब्बत तो कमा सकते हो, प्यार तो कमा सकते हो, अच्छे लोगों का साथ कमा सकते हो। और जिस दिन आपने ये कमा लिया, जीवन सार्थक है। आप मैं हमेशा ईश्वर से कहता हूँ, जिस दिन मुझे मौत आए, मेरे होठों पर मुस्कुराहट हो, खुशी हो, आनंद हो, और मैं ये कह सकूं इस जीवन को मैंने अच्छी तरह से जिया है। और हर दुनिया का इंसान जब यहाँ से विदा ले, सबसे अच्छी विदा ले, स्वस्थ होकर के विदा ले, बीमार होकर के बिस्तर पर किसी को नहीं जाना। जैसा भगवान ने हमें भेजा है हम वैसे जाएं। तो मुझे लगता है मेरा समय हो गया और मैं बोलता ही चला जाता हूँ। आप लोगों के कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइए, तो मेरी कोशिश रहेगी। और मुझे अच्छा लगा कि मैं जुड़ पाया। बड़ी समस्या थी, मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने आचार्य जी को बोला था कि मेरे लिए संभव नहीं होगा जुड़ पाना। और मैं कोई बहुत बड़ा योगी नहीं हूँ, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे बारे में बोल दी। मैं एक बिगिनर लेवल पे हूँ, सीख रहा हूँ और आखिरी सांस तक सीखता रहूँगा। अ, यही यही शायद मैंने योग से सीखा है। किसी को अगर जगह देनी है तो अपने दिल में दीजिए, फिर देखिए सारी दुनिया आपकी है और इस दुनिया को अपनाओ। याद रखना, हंसी, पानी, हवा, पानी और खुशी, इससे भी बदल सकती है जिंदगी। मूल मंत्र है ये, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। और ये प्रकृति ने दी है, याद रखो। जिसे प्रकृति बनाती है, विज्ञान उसे कभी नहीं बना सकता। इस सूरज को दुनिया की कोई सी साइंस नहीं बना सकती, चंद्रमा को दुनिया का कोई विज्ञान नहीं बना सकता, इस आकाश को दुनिया विज्ञान नहीं बना सकता, झरनों को विज्ञान नहीं बना सकता, नदियों को विज्ञान नहीं बना सकता, समुद्र को विज्ञान नहीं बना सकता, धरती को विज्ञान नहीं बना सकता। हाँ, हमने बर्बाद कर दिया इन सबको। इसके लिए भी सोचिए कभी। अगर हाँ, किसी के सवाल हैं तो शायद मैं नहीं देख पा रहा हूँ, चैट बॉक्स में शायद किसी के सवाल आए हैं सवाल तो बताइए। सर अभी शायद नहीं आए हैं, बाकी वो सुझाव अपने अपने लिख रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। किसी ने और किसी ने पूछा है कि योग के लिए सबसे अच्छी किताब क्या है। हाँ, अगर अगर आपको मिले, डॉक्टर शांति प्रकाश आत्रेय, चौखंबा पब्लिकेशन है, वाराणसी का। इससे बेहतर किताब मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन ये आउट ऑफ पब्लिकेशन है, अगर कहीं जेरोक्स कॉपी किसी लाइब्रेरी में मिल जाए, इस किताब को जरूर पढ़िए। उन्होंने ये शायद 1800 शताब्दी या 19वीं शताब्दी में लिखी गई किताब है। और मुझे लगता है सबसे बेहतर किताब है योग मनोविज्ञान, डॉक्टर शांति प्रकाश आत्रे। हो सकता है पीडीएफ कहीं मिल जाए ये। और मुझे किसी के सवाल नहीं दिखाई दिए, ये थोड़ा स्क्रीन पे आया था तो मैंने बता दिया। और हमेशा मुस्कराते रहिए, और आप जरूर मुस्कराइए जब आप अपने अपनों के साथ बैठें। कम से कम एक सेशन का इतना फायदा तो आपको हो कि आप अपने होठों पे नहीं, किसी दूसरे के होठों पे मुस्कुराहट ले आए। कुछ तो होना बहुत चाहिए। बहुत धन्यवाद तो सर। आप लोगों का धन्यवाद जी। निश्चित तौर पर हमारे सभी व्यूवर्स और दर्शक मुस्कुराते ही हुए जुड़ते हैं, और वो योग में जिन्होंने मुस्कुराहट की एक चीज सीखी है वो सभी के चेहरे पर दिखती है। और आंतरिक और बाहरी मुस्कुराहट हमेशा योग के द्वारा अपने आप मिल जाती है। और आज हमारे बीच में हमारे IYTA के ज्वाइंट सेक्रेटरी आदरणीय प्रमोद जी भी जुड़े हुए हैं, तो वो सर आपके विषय में कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रमोद जी, माइक ओवर टू यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य विपिन जी, आपने मुझे समय दिया। दोस्तों क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ दिनों से व्यस्त चल रहा हूँ, इस वजह से लगातार सेशन की रिकॉर्डिंग सुन पा रहा था लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रहा था।
लेकिन आज मेरी अंतरात्मा मुझे रोक नहीं पाई जब मुझे पता चला कि आचार्य जी आ रहे हैं। आपके प्रशंसकों में से आदरणीय मैं भी एक हूँ, और आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। जब जब मैं आपको देखता हूँ तो एक नई ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे मन में छाने लगती है, क्योंकि आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग है सर। मैं चाहूँगा अगर योग में मुझे कुछ बनना होगा तो मुझे आचार्य मुकेश बनना है। और वास्तविकता में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं किन्हीं माध्यमों से आप तक पहुँच पाया। इसमें मैं आदरणीय विपिन जी का बड़ा धन्यवादी हूँ। साथियों, अगर आपने योग को साइंटिफिक रूप से समझना है, सहज भाव से समझना है, प्रेम से समझना है, तो मैं समझता हूँ इनसे ऊंचा कोई व्यक्तित्व हो नहीं सकता। मैं आपसे सर, मैंने 2 सेशन लिए हैं आज तक, लेकिन दोनों ही सेशन में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पहला सेशन मेरे जन्मदिन के दिन था आपका, उस दिन मैंने आपको होस्ट किया था, और आज ये अंतिम सेशन भी जो है इस श्रृंखला का मैं आपसे आशीर्वाद के तौर पर ले रहा हूँ, शायद मेरा सौभाग्य है। और निश्चित तौर पर मैं प्रयास करता रहता हूँ कि IYTA का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इसमें आप एक पिरामिड की भांति जो एक ऊर्जा का एक सर्वोत्तम स्थान माना गया है, उसकी तरह से हमारे बीच में रहें। बहुत सारे युवा, बहुत सारे हमारे योग के जो सैनिक हैं, वो आपसे प्रेरणा लेने के लिए आतुर हैं। निश्चित तौर पर आप आते रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए वास्तविकता में ऑक्सीजन का काम करती है। आपका जो सहज भाव है, हम प्रयास करते हैं कि वो हमारी अंतरात्मा में उतर पाए, हमारे व्यवहार में भी उतर पाए। और सबसे खास बात होती है कि योगी की, कि वो कभी भी किसी खास चीज का क्लेम नहीं करता। आप कभी भी इनसे बात करेंगे तो ये कहेंगे मैं एक साधक हूँ, मैं साधना के पथ पर आरूढ़ हूँ, मैं किसी मंजिल पर पहुंचा नहीं हूँ। और सर, वास्तविकता में मैं बताऊं कि मुझे आप तक पहुंचने के लिए मुझे लगता नहीं है सर, आपका जो लेवल है वहां तक हम इस जन्म में पहुंचेंगे कि नहीं। बड़ा सौभाग्य है सर, बड़ा सौभाग्य विपिन जी के एक प्रयास से हमें प्राप्त हुआ। हम लोग वास्तविकता में धन्यवादी हैं। घड़ी की मर्यादा है, दिन में घंटे 24 ही है, काश मैं बढ़ा सकता इस समय को और आपका सानिध्य मिलता। लेकिन ये वादा है कि ये श्रृंखला अनवरत चलती रहेगी, बीच बीच में आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, और इसी प्रकार से आप हमें चार्ज करते रहेंगे। निश्चित तौर पर संगठन आपकी परिकल्पना रही है। इस संगठन में हमारा प्रयास है कि हम ऐसे ऊर्जावान लोगों को जोड़ते रहेंगे, और एक ऐसी सुंदर माला हम इस देश को देंगे कि निश्चित तौर पर कि हर क्षेत्र महक उठेगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपका। ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव जी। आदरणीय सर प्रमोद कुमार वैष्णव हमारे, कह लीजिए, ये पद के साथी हैं, और भारतीय चिकित्सक संघ को इतना जो ऊंचाई पर ले जाने का जो हमारा काम कर रहे हैं। आदरणीय जितेंद्र जी भी जुड़े हुए होंगे शायद। तो अभी अल्मोड़ा में जो एक कार्यक्रम किया, बहुत ही मील का पत्थर हुआ, पूरे देश के लगभग राज्यों से लोग आए। मुझे भी इसी आशा नहीं थी कि इतने संख्या में लोग पहुंचेंगे, और इतने लो बजट में इन्होंने कार्यक्रम किया है, शायद ही कोई करने वाला है। मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। रहना, खाना इत्यादि इत्यादि सब सारा कुछ अरेंजमेंट, और निश्चित तौर पर अभी कुछ कार्यक्रम लोग आयोजित कर रहे हैं। 15-15 हजार उन्होंने फीस रखी है, लेकिन हमने जब उस कार्यक्रम को रखा मात्र 2,000 रुपए में, हमने लो कॉस्ट में रहना, खाना, कार्यक्रम का जितना पूरा बजट, क्योंकि ये सारा अरेंजमेंट का काम आदरणीय प्रमोद जी और जितेंद्र जी देख रहे थे। तो ये वो मील के पत्थर हैं। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा, ये ऐसे ही स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। और जो एक परिकल्पना आपने देखी और हमारे योग चिकित्सकों के मन में है, कि हम निश्चित तौर पर एक ऐसा संगठन डेवलप करेंगे जो हर क्षेत्र में योग को एक चिकित्सा के माध्यम से, थेरेपेटिक नॉलेज के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेगा। हम प्रचार प्रसार तो देश में हजारों संगठन कर रहे हैं, हम प्रचार प्रसार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम योग को चिकित्सीय के रूप में डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। और कल हमारा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और हमारे देश में लगभग 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं भारतीय योग चिकित्सक संघ के। और ये अब 10वां महीना जो है अब स्टार्ट हो रहा है भारतीय चिकित्सक संघ का। अभी 9 महीने ही संगठन को डेवलप हुए हैं, और 9 महीने में हमारे साथियों की ये एक लंबी छलांग थी। अभी तो उन्होंने सिर्फ माँ के गर्भ से बाहर निकलना सीखा है, अभी वो घुटनों के बल चलेंगे, तो हल्का हल्का उठेंगे, गिरेंगे, और जब दौड़ना शुरू तो उनकी छलांग कहाँ तक जाएगी ये मुझे भी नहीं पता। और आने वाले समय में सर, आप भी, मैं ईश्वर से कामना करूंगा, ऐसे ही स्वस्थ और मस्त रहेंगे। तो निश्चित तौर पर आप स्वयं को, ईश्वर को भी धन्यवाद देंगे कि निश्चित तौर पर आपने जो अपनी जो लगाम है योग चिकित्सा के क्षेत्रों को बढ़ाने की, जो हमारे जितने साथी परिवार सदस्यों को दी है,
तो आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे, यही कामना हमारी है। क्योंकि योग चिकित्सा, योग में कुछ लोगों का वर्चस्व ज़्यादा है, लेकिन हाँ, युवाओं के विषय में जो संगठन ये काम कर रहा है, और इस संगठन में 80% युवा ही हैं, 20% हमारे मार्गदर्शक बुजुर्ग हैं, और लगभग 22 विश्वविद्यालयों से IYTA ने अपना कोलैबोरेशन भी कर लिया है, और जबकि 38 विश्वविद्यालय इस देश में योग के कोर्स संचालित करते हैं। साथ ही साथ हम एसोसिएट भी सेंटरों को कर रहे हैं, एक मानक के रूप में काम भी कर रहे हैं। तो जो सेंटर एसोसिएशन की संख्या है लगभग 100 के ऊपर है देश के अलग अलग राज्यों में। तो ये एक छोटा सा एक कार्यशैली है। पिछले कम समय में, यानी कि 9 महीने में हमारी टीम ने पूरे देश में अलग अलग राज्यों को जोड़ा है। लगभग 26 राज्यों में हमारी एक्टिव कार्य कमेटी है जो योग चिकित्सा को जैसे ही माध्यम से संचालित कर रही है, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से वो योग को बढ़ा रहे हैं। अब उनमें ललक है कि हम योग चिकित्सा के माध्यम से जा रहे हैं। पिछले ही दिनों में हमारी बैठक एक मीडिया प्रेस के ग्रुप से बड़ी हुई। उन्होंने कहा कि योग तो ठीक है, योग चिकित्सा क्या है, तो वो इसको एक अलग माध्यम से ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि हाँ, योग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो चिकित्सा है ये कुछ अलग विषय है। तो हर व्यक्ति के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि चिकित्सा क्या। तो इस परिकल्पना को भी हम लोग साकार करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारे बहुत ही मेधावी, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही कह लीजिए कि ऊर्जा से परिपूर्ण हमारे साथी, और लगभग हमारे पूरे शरीर के कह लीजिए अंग तो हमारे हैं, लेकिन जैसे प्रमोद जी हमारे लेफ्ट हैंड है तो राइट जितेंद्र जी हैं, ऐसे ही हमारी उंगलियों के काम दुर्गेश जी, चेतना बहन जैसे लोग हजारों की संख्या में इस भारतीय चिकित्सक संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। तो ये एक संक्षिप्त परिकल्पना है, और हम लोग निस्वार्थ भाव से जीविका चलाने के लिए तो अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन हम अर्थ को भी एक सामाजिक रूप से कि हम उतना ही ले रहे हैं जितने में हमारा काम चल जाए, हमारी चीजें आगे बढ़ जाएं, हम किसी से अपनी भावना को बदल ना सकें, हम अपने मूल कर्तव्यनिष्ठ बने। तो उसी भावना के साथ में कि हम बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का, उठाकर योग का झंडा, करेंगे नाम भारत का। तो निश्चित तौर पर इसी कामना के साथ हम काम कर रहे हैं। और हमारे इस पथ पर हमारी निशा जी ने भी लिखा है, आदरणीय योगानंद जी महाराज हमारे बीच में जुड़ते हैं, और उनका आशीर्वाद भी है। और उन्हें अपने इतना एक्टिव रूप से उन्होंने जितने भी सरकारी अमले के लोग हैं, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हैं, IAS PCS रिटायर्ड या सेवारत हैं, सभी को एक साथ जोड़ने का काम किया है। उनको भी बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन है। और ये सभी लोग हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं अपने आप को जैसे एक साधक और एक छोटा सा व्यक्ति मानता हूँ। तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं गौरवान्वित की बात है, और योग ही एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से हम सर आपसे भी व्यक्तिगत इसी माध्यम से जुड़ पाए, आदरणीय प्रमोद जी से भी जुड़ पाए, और जितने भी हमारे साथी इसमें देख रहे हैं सभी योग की एक जुड़ाव के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको भी सर। आपने जो एक नई, एक अलग ऊर्जा हम लोगों को एक दिशा दी, और उस चिंगारी को एक क्रांति मसाल के रूप में काम करने का IYTA जो योग चिकित्सक संघ है इसको करने का प्रयास कर रहा है। और आने वाले दिनों में हमारे साथी और कुछ अच्छा कार्यक्रम प्रस्तावित किए हैं, जैसा कि आपके मार्गदर्शन पर अभी कोर कमेटी ने विचार कर रही है कि हम दिल्ली में एक बड़ा ग्रांड कार्यक्रम करें, जिसमें हम अपने योग चिकित्सकों के विषय में सम्मानित करें, उनके विषय में सोचें। तो ये प्रक्रियाएं अभी दृष्टिगान कागजों पर चल रही हैं, जल्दी इसको मूर्त रूप में देने का प्रयास हमारी टीम करेगी। तो सर आपका आशीर्वाद यूं ही मुझ पर बना रहे, हमारी टीम पर मिलता रहे, मैं ऐसे ही आशान्वित आपसे आशा करता हूं। और यदि कोई बात छूट रही हो आदरणीय प्रमोद जी, आप प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को आने वाले दिनों में नेट की परीक्षा है उसकी ऑनलाइन फ्री ऑफ